एक ऐसा नाम जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन उसकी पूरी कहानी आज भी अधूरी है। एक ऐसा सफर जो शुरू हुआ था एक छोटे से रेलवे स्टेशन से, लेकिन पहुंचा दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी तक। पर सवाल यह है, उस सफर में ऐसा क्या हुआ जो आज भी लोगों से छुपा है? क्या वो सिर्फ एक आम चाय बेचने वाला लड़का था, या उसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दी गई? आज हम खोलेंगे उन अनसुने राजों को जिसने बना दिया एक इंसान को। नरेंद्र मोदी। एक छोटा सा लड़का रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता हुआ, ना कोई पहचान, ना कोई सहारा। लेकिन उसी लड़के ने एक दिन ऐसा सपना देखा जिसे पूरा करना नामुमकिन माना जाता था। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की, संघर्ष से सत्ता तक, जहां हर कदम पर मुश्किलें थीं, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा था। चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का ये सफर आपको हैरान कर देगा। गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर की संकरी गलियों में 17 सितंबर 1950 की एक साधारण सी सुबह थी। उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मिट्टी में जन्म लेने वाला एक बच्चा आगे चलकर पूरे देश की दिशा तय करेगा। उस बच्चे का नाम था नरेंद्र मोदी। उनका जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी, जो रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। माँ हीराबेन, जिनकी सादगी और त्याग इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी। घर बड़ा नहीं था, सपने बहुत बड़े भी नहीं थे, लेकिन संस्कार गहरे थे। नरेंद्र बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। जब उनके हमउम्र बच्चे खेल में खोए रहते, तब वो अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल पर हाथ बटाते। सुबह की ठंडी हवा में उबलती चाय की खुशबू और यात्रियों की आवाज़ों के बीच उनका बचपन धीरे धीरे जिम्मेदारियों में ढल रहा था। वडनगर की गलियां उनकी पहली दुनिया थी, जहां उन्होंने संघर्ष को करीब से देखा और मेहनत का असली मतलब समझा। माँ की सिखाई सादगी और पिता की मेहनत ने उनके भीतर एक ऐसी सोच पैदा की जो आगे चलकर उन्हें अलग बनाएगी। ये कोई आम शुरुआत नहीं थी, ये उस कहानी की पहली सीढ़ी थी, जहां एक छोटे से घर में जन्मा बच्चा एक दिन पूरे भारत का नेतृत्व करेगा। वडनगर की साधारण गलियों में पलते हुए नरेंद्र मोदी का बचपन तंगी और जिम्मेदारियों के बीच गुजरा। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, रोजमर्रा की जरूरतें भी मेहनत से पूरी होती थीं। पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना उनके बचपन का हिस्सा था, जहां खेल से ज्यादा जरूरी था परिवार का साथ देना। माँ सादगी और त्याग की मिसाल थीं, जो हर हाल में घर संभालती रहीं। इन्हीं हालातों ने उन्हें कम उम्र में ही संघर्ष, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का असली मतलब सिखा दिया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत वडनगर के छोटे से रेलवे स्टेशन पर सुबह की ठंडी हवा और भाप उड़ाती चाय के बीच एक किशोर लड़का अपने पिता का हाथ बटाता था। वही लड़का नरेंद्र मोदी। यात्रियों की आवाज़ें, गाड़ियों की सीटी, अन भागती हुई जिंदगी के बीच उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि मेहनत ही उसका रास्ता है। स्कूल में भी वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थे। नाटकों में हिस्सा लेना, वाद विवाद में बोलना और साथियों को साथ लेकर चलना, इन सब में उनके भीतर छिपा नेतृत्व धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। शिक्षक भी महसूस करते थे कि इस बच्चे में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो भीड़ से उसे अलग करता है। बचपन से ही उनके भीतर देशभक्ति की एक अलग ही भावना थी। सैनिकों की कहानियां सुनना, देश के लिए कुछ करने की इच्छा रखना, ये सब उनके मन में गहराई से बैठता चला गया। कहते हैं कि एक बार उन्होंने युद्ध के समय सैनिकों की मदद के लिए स्टेशन पर सेवा भी की। छोटा सा कदम, लेकिन बड़े जज्बे की निशानी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उनके सपने भी बड़े होते गए। एक छोटे शहर का लड़का अब सिर्फ जिंदगी जीने नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने की सोचने लगा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ आज नहीं, आने वाला कल बसने लगा था। ये वही दौर था जहां एक साधारण किशोर अपने भीतर एक असाधारण भविष्य की नींव रख रहा था। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां रास्ता खुद चुनना पड़ता है। नरेंद्र मोदी के जीवन में भी एक ऐसा ही दौर आया जब उन्होंने कम उम्र में घर छोड़ दिया। ये कदम आसान नहीं था, लेकिन उनके भीतर कुछ खोजने की बेचैनी थी, एक ऐसी पहचान जो सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी से बड़ी हो। घर से दूर उनकी यात्रा उन्हें उत्तर भारत और हिमालय की ओर ले गई। पहाड़ों की शांति, साधुओं का जीवन और एकांत का अनुभव, इन सब ने उनके भीतर गहरा असर डाला। वहां न कोई शोर था, न कोई दिखावा, सिर्फ आत्मचिंतन। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्होंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। साधु संतों के बीच बिताए समय ने उन्हें सादगी, संयम और आत्मनियंत्रण का पाठ सिखाया। जीवन को देखने का उनका नजरिया बदलने लगा। अब उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, बल्कि कुछ बड़ा, कुछ ऐसा
जो समाज और देश से जुड़ा हो। यही वो समय था जब उनके भीतर अनुशासन गहराई से बस गया। सीमित साधनों में रहना, समय का सही उपयोग करना और अपने विचारों को स्पष्ट रखना, ये सब उनकी आदत बन गए। धीरे धीरे उनकी सोच एक दिशा लेने लगी, एक विचारधारा जो आगे चलकर उनके हर फैसले की नींव बनेगी। इस आत्मखोज की यात्रा ने उन्हें सिर्फ बदला नहीं, बल्कि उन्हें गढ़ा। जब वे वापस लौटे तो वो पहले जैसे नहीं थे। उनके भीतर अब एक स्पष्ट लक्ष्य था, जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उस इंसान के बनने की प्रक्रिया थी जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की सोच और दिशा को प्रभावित करेगा। आत्मखोज की उस